हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से जो है सो आपका प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का वीडियो सीरीज़ लेके आ गया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से प्रैक्टिस सेट नंबर 32 तक देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि पीछे की वीडियोज़ भी आप सबों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पीछे की वीडियोज़ को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं प्ले का लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, स्टैटिक जीके जो है सो आपका अभी तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के सारे शिफ्ट में अगर स्टैटिक जीके के पोर्शन को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लिहाजे से देखेंगे तो आपका स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ एनटीपीसी के लिए, आपका ग्रुप डी और आने वाले आरपीएफ एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। अगर आप रेलवे को छोड़ के एसएससी या फिर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी भी डिफेंस का या पुलिस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबों के लिए यह जो है सो प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर रेलवे का प्रैक्टिस सेट है तो इसका ये मतलब नहीं कि वह क्वेश्चन सिर्फ रेलवे में पूछा जाएगा। कोई अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है तो वह जो है सो आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे जीके पूछा जाता है और जीके में खास करके स्टैटिक जीके का वेटेज होता है, तो वहाँ पे जो है सो आपका यह वीडियो जो है सो सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। और अगर तत्कालीन में बात करेंगे तो एनटीपीसी में आपका स्टैटिक जीके तो लगातार पूछा ही जा रहा है। अगर आप लोग एग्जाम रिव्यू देख रहे होंगे तो आप सबको पता भी होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 और प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। ठीक है, क्या बताना है कि हमें यहाँ पर एक बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला आपका कथन है कि कठपुतली नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, कठपुतली नृत्य क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह आपका जो है सो कथन सही है। कथन नंबर बी है कि इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं। ठीक है, तो जो कठपुतली नृत्य करते हैं तो उसको जो है सो भाट बोलते हैं। एक तरह का ट्राइब भी कह सकते हैं कि एक तरह का ट्राइब है, इंडियन ट्राइब। तो यह भी कथन आपका सही है। तीसरा है माडुलांगी असम के सातराभों का अनुष्ठानिक नृत्य है और यह समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यह भी जो है सो आपका सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न ऊपर दिए गए तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ आपको कुछ कंट्री दिख रहे हैं, दूसरे तरफ कैपिटल दिख रहे हैं, तो इन्हीं में से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट में आपका अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो ब्रूनस आयर्स इसका कैपिटल होता है, यह सही है। दूसरा आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का कैपिटल आपका साल्वाडोर। ठीक है, साल्वाडोर नहीं है। ब्राज़ील की कैपिटल की अगर बात करेंगे तो ब्राज़ील का कैपिटल हो जाएगा ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ील का कैपिटल हो जाएगा ब्राज़ीलिया। और बात करेंगे अगर साल्वाडोर की, तो साल्वाडोर जो है सो आपका खुद साल्वाडोर एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है। ठीक है, साल्वाडोर कंट्री की कैपिटल है साल्वाडोर। तो अर्जेंटीना का कैपिटल देखेंगे ब्रूनस आयर्स, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। पेरू की कैपिटल की बात करेंगे तो लीमा, यह भी सही है। और वेनेजुएला की बात करेंगे तो काराकस, तो ये भी सही है। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ब्राज़ील का कैपिटल स्लावाडोर नहीं है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार का क्या नाम है? तो भवभूति अलंकरण सम्मान। ठीक है, भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है सो आपका मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। ठीक है, क्या पुरस्कार का नाम है? तो भवभूति अलंकरण सम्मान। भवभूति अलंकरण सम्मान किसके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखते हैं कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, किस पे विचार करना है? तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, खास करके आपका कहा विलेज पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताओं के संदर्भ में कुछ कथन है, तो उनको आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। फर्स्ट कथन आपका कि ये प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। तो अगर गाँव की बात करेंगे, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि प्राथमिक व्यवसाय कहने से अर्थात क्या है कि जो देश की या फिर कह सकते हैं कि
कि हमारे कल्चर की जो आपका प्राइमरी बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि देश की बात करेंगे तो कृषि जो है सो हमारा जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी बिजनेस है, खेती हमारा। तो देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या जो है सो वह प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, तो यह जो है सो आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जनसंख्या का कम घनत्व होता है। ठीक है, तो यह भी सही है। देखिए, जनसंख्या का कम घनत्व होने से क्या तात्पर्य है कि मतलब ज़्यादा जगह और कम लोग। ठीक है, जनसंख्या का कम घनत्व का क्या मतलब हो कि स्पेस ज़्यादा है और लोग कम है। तो गांव में आप जाएंगे तो जनरली जो है सो दूर दूर में घर होते हैं, हर जगह पे खेत होते हैं लोगों के, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो जाहिर सी बात है कम होगा। और अगर बात करेंगे अगर कहीं भी टाउन की या बड़े सिटी की, तो हर घर के बगल में घर, घर के बगल में घर, घर के ऊपर घर, मतलब हर तरह घर होता है। ठीक है, तो कम जगह में ज़्यादा लोग, मतलब जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है टाउन में। तो गांव में जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो आपका प्रश्न ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा है कि आधुनिक सुविधाओं का अभाव रहता है, यह भी आपका सही है। ठीक है, आधुनिक सुविधाओं का अभाव कहने का मतलब कि अभी तो खैर बहुत जगह है जहाँ पे गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन जनरली बहुत ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे अभी बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा सही से नहीं है। तो वहाँ क्या है कि आधुनिक जो नेसेसरी आइटम भी है वह सब भी जो है सो समय पे नहीं पहुँच पाता है या फिर उसकी अभाव रहती है। तो देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या के विशेषताओं में जो है सो आपका तीनों के तीनों कथन एकदम पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, सही हैं। तो ऑप्शन से देख लेते हैं कौन है, पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और उनकी शुरुआत वर्ष को जो है सो दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। तो देखिए, फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है, साथ में 1954 में आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न की भी शुरुआत आपका 1954 में ही किया गया था। ठीक है, भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में की गई थी। और यहाँ है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो यह आपका 1951 में। सरस्वती सम्मान जो है सो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। और सरस्वती सम्मान जो है सो आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जितनी भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, उन्हीं भाषाओं के लिए जो है सो सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो कि संविधान की अनुसूची में जितनी भाषाएं सम्मिलित हैं उतनी ही भाषाओं के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और शुरुआत की बात करेंगे तो 1951 से 91 से सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी। साथ में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1969 के से इसकी शुरुआत हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भी आपका साहित्य का ही पुरस्कार है जो कि 1965 से दिया जाता है। तो सही कूट आपका देख लीजिए, ए का 1 वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो 5th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। साथ में अगर देख लेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपका 1965 में हुआ था। और यह पुरस्कार सबसे पहले मलयालम भाषा के लिए मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में। और 1965 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट हिंदू मंदिर है, तो पूछ रहा है वह किस देश में स्थित है। तो यह जो है सो आपका कंबोडिया में, विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया की बात करेंगे तो आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। और देख लीजिएगा कंबोडिया के बारे में, तो अगर कैपिटल इसका देखते हैं तो इसका कैपिटल होता है आपका नेह प्नेह। ठीक है, नेह प्नेह है इसका कैपिटल होता है कंबोडिया का। साथ में देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस। तो इंडोनेशिया के कैपिटल की बात करेंगे तो जकार्ता इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल हो जाएगा जकार्ता। म्यांमार का कैपिटल नहीं पता, अब आप सबको पता है। श्रीलंका का कैपिटल क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। इससे पहले क्या कैपिटल था, कोलंबो था कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं। तो देखते हैं, एक तरफ आपके कुछ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो पहला देख लीजिए शेरपा। ठीक है, तो शेरपा आपका नेपाल की जनजाति है, तो यह ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है थारू, तो थारू आपका उत्तराखंड की जनजाति है, यह भी सही है। तीसरा है टोडा, दक्षिण भारत, तो टोडा जो है सो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है। पीछे की वीडियोज़ में भी मैंने बताया था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है जो कि दक्षिण भारत
का ही हिस्सा है। बात करेंगे नेक्स्ट जुलू का, तो जुलू जो है सो आपका ओडिशा की जनजाति नहीं है, ठीक है। जुलू खास करके देखेंगे तो भारतीय जनजाति है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन जो है सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगर देख लेते हैं जुलू के बारे में, तो जुलू आपका दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। जुलू जो है वह आपका साउथ अफ्रीका की जनजाति है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जनजाति है जुलू। बाकी तीनों जो है सो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, ठीक है। पीछे के भी सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा पूछे जाने का शायद यह मकसद हो सकता है कि 2016 एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। 2016 एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है कि मे बी इस बार भी पूछा जा सके। तो देख लीजिए कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर चिप को आमतौर पर जो है सो माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर चिप को आमतौर पर माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। सीपीयू के बारे में पीछे भी बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। अगर और अंदर जाएंगे तो सीपीयू के बारे में जैसे देख लेते हैं कि आपका इसमें तीन मुख्यतः जो सो यूनिट होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और एक आपका होता है रजिस्टर्स, ठीक है, जो कि आपका मेमोरी या हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सीपीयू में पूरे सीपीयू के फंक्शन को कंट्रोल करना, और एएलयू का काम होता है जो भी आपका कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है अर्थमेटिक या लॉजिकल प्रोग्राम को उसको रन कराने का काम होता है एएलयू का। साथ में मदरबोर्ड के बारे में सबों को पता होगा, अगर मोबाइल फ़ोन भी आपके पास होगा तो मोबाइल फ़ोन में भी आपका मदरबोर्ड होता है। एक तरह का किट होता है जिसमें सारा प्रोग्रामिंग या फिर आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है सो एक तरह से इनबिल्ट किया जाता है। साथ में माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर जो है यह भी आपका एक जो है सो एक तरह का समझिए तो एक आईसी चिप के टाइप का एक टर्म है, जो कि आपका कंप्यूटर में यूज होने वाला एक चीज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में, ठीक है। 1984 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। साथ में देख लीजिए मेट्रो मैन के नाम से किनको जाना जाता है, ठीक है, तो ई श्रीधरन को, ठीक है, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। और ई श्रीधरन के बारे में देखेंगे तो यह भारतीय एक सिविल इंजीनियर थे और काफ़ी लंबे समय तक आपके दिल्ली मेट्रो के निदेशक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं, ठीक है। वह प्रथम महिला कौन है जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं, तो यह जो है सो बूला चौधरी, ठीक है। बूला चौधरी, अगर आप लोग जो है सो लूसेंट के पीछे में जो विविध वाला टॉपिक है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ से आपका जो है सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विविध वाला टॉपिक लूसेंट के पीछे में रहता है, या फिर जो भी आप क्राउन का बुक पढ़ रहे होंगे, या फिर आपका जो होगा अगर विद्यासागर होगा कोई भी होगा तो उसके पीछे में हो या कहीं भी आपका विविध का एक पोर्शन होता है जिसमें आपके किसी भी देश के प्रथम या किसी भी राज्य के बारे में कुछ प्रथम होता है, विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा छोटा या देश का ऊंचा बड़ा छोटा, तो उस सेक्शन को जरूर कीजिएगा। वहां से यह क्वेश्चन उठाया गया कि प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं, तो बूला चौधरी हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में कब खोजा गया था, ठीक है। तो यूरेनियम का पहला भंडार जादूगोड़ा में कब खोजा गया था, तो यह खोजा गया था वर्ष 1951 में, ठीक है। 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का पहला भंडार जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा कहाँ पे है, तो झारखंड में है। कब खोजा गया, तो वर्ष 1951 में। नेक्स्ट देख लीजिए यूरेनियम की अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। कितना हो जाएगा, 92। नेक्स्ट है पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, ठीक है। पायलट जो होता है वह लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम कहाँ पे गिराता है, ठीक है। बम कहाँ पे गिराता है, तो देख लीजिए बम जो है सो आपको कभी भी गिराया जाएगा तो वह आपका गिराया जाएगा लक्ष्य से पहले, ठीक है। जहाँ भी मतलब पायलट को बम गिराना है तो उससे थोड़ा सा पहले गिराएगा, तभी जो है सो वह अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ऊंचाई से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वह जो है सो आपका अनबैलेंस्ड होता है, और जैसे जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट में जो है सो आपका ऑब्जेक्ट नीचे आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड का बगीचा या इंग्लैंड के फलों का बगीचा जो है कैंट को बोलते हैं। ठीक है, कैंट जो है सो आपका इंग्लैंड का एक शहर है कह सकते हैं। तो इंग्लैंड का बगीचा या इंग्लैंड के फलों का बगीचा जो है सो कैंट को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? कैंट को बोला जाता है इंग्लैंड का फलों का बगीचा या इंग्लैंड का बगीचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है, सबों को पता होगा कौन सा हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है सो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सो जलमार्ग से एक दूसरे को पृथक करता है। साथ में जो है सो वहीं पे आपकी मन्नार की खाड़ी भी है। अगर ऑप्शन में पाक जल डमरू मध्य ना दिख के मन्नार की खाड़ी दिखे तो आप लोग उसको भी पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह आपका बाढ़ से। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है सो बाढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि लॉग इन नाम, ठीक है, लॉग इन नेम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो इसका जो है सो उपयोग किया जाता है आपका उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का प्रमाणन हेतु जो है सो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका एक किसी भी चीज़ में अगर देखेंगे, अगर जीमेल हो या फिर आपका फेसबुक हो तो उसमें आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। या फिर नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते होंगे, मोबाइल बैंकिंग, तो उसमें भी होता है। तो किस चीज़ के लिए होता है कि वह आप ही हैं या नहीं, उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि कोई भी ऑनलाइन डेमो है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन डेमो है तो क्या होता है? कोई भी ऑनलाइन डेमो, तो देख लीजिए, कोई भी ऑनलाइन डेमो क्या होता है? एक गैर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक गैर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है ऑनलाइन डेमो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को। ठीक है, यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक कहा जाता है। तो 18 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे अगर पाइथागोरस के बारे में, तो पाइथागोरस जो है सो आपके बहुत बड़े जो है सो कह सकते हैं कि गणितज्ञ थे। रामानुजम के बारे में बात करेंगे तो यह भी आपके गणितज्ञ के साथ साथ फिजिस्ट भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए स्वतंत्रता की घोषणा के बाद। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, कौन हो जाएंगे? शेख मुजीबुर रहमान। और इनको जो है सो प्यार से बंग बंधु, ठीक है, बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे? तो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के। नेक्स्ट है उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो नई दिल्ली को डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार का क्या नाम हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा सर एडविन लुटिनियस। ठीक है, सर एडविन लुटिनियस हो जाएगा नई दिल्ली के डिज़ाइन करता या वास्तुकार हो जाएंगे सर एडविन लुटिनियस। तो 20 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ में अगर देख लेते हैं ली कार्बूजियर को, तो ली कार्बूजियर आपके चंडीगढ़ के, ठीक है, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो ली कार्बूजियर चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हो जाएंगे। साथ में देख लीजिए कोलकाता के बारे में। ठीक है, तो कोलकाता शहर के आपके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो जॉब चरनॉक। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जॉब चरनॉक। जॉब चरनॉक कोलकाता शहर के वास्तुकार हो जाएंगे और ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप सबों को जो है सो अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आप सबों के तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 29। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी लकीरें होती हैं। ठीक है, कितनी लकीरें होती हैं, कितने स्पोक्स होते हैं? तो टोटल आपके 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, मतलब चक्र जो होता है आपके तिरंगे में, उसमें कुल जो है सो आपके 24 स्पोक्स होते हैं। और जो है सो वह स्पोक्स होते हैं किस कलर से बनाए जाते हैं? तो वह उसी कलर से बनाए जा रहे हैं जिस कलर से आपका फिगर में दिखाया गया, मतलब आपके नीले से। ठीक है, नीले से जो है सो स्पोक्स बनाए जाते हैं।
साथ में अगर तिरंगे के बारे में देख लेंगे तो तिरंगा का अनुपात कितना होता है, तो 3:2। ठीक है, 3:2 जो है सो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, 3:2। और 3 कलर होता है तिरंगा में, सबसे ऊपर में आपका केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे में हरा। और सबके बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, किस चीज़ का प्रतीक है उसके बारे में भी जरूर देखिएगा। जैसे अगर स्पोक्स की बात करेंगे तो स्पोक्स आपका क्या होता है, प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, स्पोक्स जो होता है वह आपका प्रगति का जो है सो आपका माना जाता है प्रतीक। और बात करेंगे अगर आपके केसरिया के बारे में, तो केसरिया जो है सो आपका साहस और बल के लिए जो है सो इस्तेमाल किया जाने वाला कलर है। ठीक है, एक तरह से आपका जो एक पोयम भी हम लोग जब 6-7 के आसपास में पढ़ते थे तो उस टाइम एक पोयम भी आपका था, तो आप लोग वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। आपका 4 लाइन इस टाइप से था कि केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है यह चक्र हमारा कदम न कभी रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शायद आप लोग भी इस पोयम को पढ़े होंगे, हम लोग के हिंदी के बुक में हुआ करता था। तो केसरिया से क्या हो जाता है, आपका बल भरने वाला मतलब क्या है, साहस और शौर्य का प्रतीक होता है। पूछा भी जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर देखेंगे सफ़ेद के बारे में, तो सफ़ेद जो है सो आपका शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हरा रंग जो होता है सो हरियाली के लिए, देश और विश्व राज्य जो है सो हमेशा क्या हो, हरा भरा रहे। और जो है सो और बात करेंगे अगर चक्र के बारे में, तो चक्र के बारे में क्या होता है कि चक्र जो होता है सो वह प्रगति का, मतलब चक्र कभी रुकना नहीं चाहिए, प्रगति का प्रतीक होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा 4 लाइन था, उससे भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सही है। ठीक है, तो किधर से देखना है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर क्रम में देखेंगे तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपका हो जाएगा मंजरा। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा मंजरा, फिर होगा भीमा, फिर होगा तुंगभद्रा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंजरा, भीमा और तुंगभद्रा। यह जो है सो नदियों का सही क्रम है। कैसे, तो उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तरफ आपके कुछ डांस फॉर्म है और दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, उनसे संबंधित जो है सो नृत्यांगना जो है या उनको बताना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट में है आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है सो लीला सैमसन के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, या फिर बहुत सारे लोग भी करते हैं ऐसे। लीला सैमसन जो है सो यहाँ पर सही होगा, तो यह आपका सही है। दूसरा है कथकली। तो कथकली की डांसर शिवरामन है, यह भी आपका सही है। तीसरा कुचिपुड़ी के बारे में देखेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति, यह भी सही है। ओडिसी का मीनाती दास, तो यह भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो आपका देख लीजिए कौन सा कूट हो जाएगा, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2 करके ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही कूट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही कूट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, लीला सैमसन आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, शिवरामन जो है सो कथकली की नृत्यांगना है, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की, और मीनाती दास जो है सो ओडिसी की नृत्यांगना है। बाकी चारों डांस के बारे में पता ही होगा। आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली की बात करें केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और ओडिसी ओडिशा से होता है। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन से कथन सही हैं, तो देख लीजिए इसमें से पहले आते देखते हैं। फर्स्ट कथन क्या है कि वीर चक्र युद्ध क्षेत्र या जल थल एवं नभ में दुश्मन के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वीर चक्र क्या है, युद्ध क्षेत्र में जल थल या कहीं भी, मतलब एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी, तीनों के जवान को जो है सो दिया जाता है अदम्य साहस और शौर्य के लिए। तो यह जो है सो आपका सही है, सेना में दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है वीर चक्र। दूसरा है, इसमें दिए जाने वाले पदक में सामने की ओर अशोक चक्र बना होता है और तथा पीछे की ओर हिंदी एवं अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है। तो यह भी जो है सो आपका सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कूट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
तो एक तरफ आपके जैव मंडल क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष हैं। तो देख लेते हैं आगे एक बार इसको, उसके बाद देख लेंगे जैव मंडल क्या होता है, इसके बारे में अगर कुछ देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए नीलगिरी के बारे में। तो नीलगिरी के बारे में अगर देखेंगे तो नीलगिरी जो है सो आपका स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र का स्थापना किया गया था। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा है नंदा देवी। तो नंदा देवी की स्थापना आपका 1988 में किया गया था। सुंदरबन की बात करेंगे तो सुंदरबन 1989 में, और कंचनजंगा की बात करेंगे तो 2000 में जो है सो इसको जैव मंडल क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बाकी देख लीजिए जैव मंडल के बारे में बात करेंगे तो भारत में कुल जो है सो 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं, जैसे नीलगिरी हुई, नंदा देवी, सुंदरबन, कंचनजंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मन्नार की खाड़ी है। इस तरह से जैसे कुल आपके 18 जैव मंडल क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल क्षेत्र क्या होता है कि एक तरह का आपका क्षेत्र होता है जहाँ पे हर संभव जो है सो जीवन जो है सो हर तरह के प्राणियों के लिए जीवन वहाँ पर जो है सो वहाँ पर जीवन जो होता है सो सफल होता है। ठीक है, या जीवन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ जीवन हो सकता है किसी भी तरह के प्राणी के लिए। और जो है सो वहाँ देखेंगे तो हर तरह से, चाहे वह जल का क्षेत्र हो, वायु क्षेत्र हो, या फिर आपका थल क्षेत्र हो, तो हर चीज़ से जो है सो वह परिपूर्ण होता है पूरे पर्यावरण के हिसाब से। ठीक है, तो उस तरह के क्षेत्र को जैव मंडल क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। भारत में कुल जो है सो 18 जैव मंडल या बायोस्फीयर साइट्स हैं। तो उन्हीं में से कुछ यहाँ पर आपकी नाम दी गई थी, उनके स्थापना वर्ष को लेके था, जो कि हम लोगों ने अभी देखा है। तो प्रश्न से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिफ्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर नीलगिरी को देखेंगे, ऑप्शन को देख लेते हैं, तो नीलगिरी जो है सो आपका पूछा जाता है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में पड़ने वाला पहाड़ी है। साथ में देख लेंगे नंदा देवी, तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है। सुंदरबन के बारे में बात करेंगे तो सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा बायोस्फीयर कहाँ पे हो जाएगा, तो सिक्किम में। तो साथ में राज्यों को भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग स्किप करके नहीं निकलिएगा, सारी चीज़ को देखिएगा, काफ़ी जो है सो हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि अनुसूचित जनजाति देश के पहाड़ी एवं वन भागों में अधिक रहती है। तो यह चीज़ सही है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं देश के पहाड़ी एवं वनों भाग में अधिक रहती हैं। तो यह जो है सो कथन आपका सही दिख रहा है। दूसरा है कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक मिजोरम में है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक मिजोरम में। तो यह जो है सो एक तरह से आपका कह सकते हैं कि गलत है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम में नहीं है। देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, यूपी, बिहार वगैरह में जो है सो आपका अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है, क्या कि अनुसूचित जनजाति देश के पहाड़ी और वनों वाले भाग के क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है। ठीक है, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है। पीछे के सेट में आपका पूछा गया था, पीछे के वीडियो में था आपका कि डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है। तो यह आपका हिंद महासागर के क्षेत्र में पड़ने वाला एक द्वीप है। आज के सेट में क्या पूछा गया है कि यह जो डियागो गार्सिया द्वीप है, इस पर कौन से देश ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। ठीक है, तो यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पर अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। देखिए, अगर देखेंगे इसके लोकेशन को, तो ये हिंद महासागर में समझिए यहाँ पे है। और इंडिया की लोकेशन की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंडिया है, और नीचे में यहाँ पे आपका इधर से अफ्रीका है, यहाँ पे मेडागास्कर है। ठीक है, तो यह जो है सो इससे भी थोड़ा सा और नीचे मान सकते हैं, यहाँ पे जो है सो आपका डियागो गार्सिया द्वीप है। और भारत के लिए काफ़ी जो है सो एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अगर भारत अमेरिका के संबंध अच्छे रहते हैं तो भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर चाइना वगैरह से युद्ध होता है तो यहाँ से जो आपके इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ से जो है सो अमेरिका हमारी मदद कर सकता है। और अगर हम अमेरिका हमारे एंटी में चला जाता है तो वो यहाँ से फिर वो चाइना की मदद कर सकता है। ये चीज़ है थोड़ा सा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी यह डियागो गार्सिया द्वीप। और कहाँ पे है, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में पड़ने वाला द्वीप है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमेरिका के खगोल वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर डैश नामक अंतरिक्ष के सबसे ठंडे तारे की खोज की है। ठीक है, सबसे ठंडे तारे की खोज की है कहाँ पे, तो अपने सौर मंडल से बाहर। क्या नाम दिया गया है उसका, उसका नाम दिया गया है WD-0806-611b। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है पुस्तक बुलेट फॉर, ठीक है, बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है। ठीक है, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज अ पुलिस ऑफिसर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपकी जूलियस रिबेरो। ठीक है, कौन हो जाएंगी, जूलियस रिबेरो। जूलियस रिबेरो इस पुस्तक की लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि एडमिरल गोर्स्कोप क्या है। ठीक है, तो एडमिरल गोर्स्कोप के बारे में देखेंगे तो एडमिरल गोर्स्कोप क्या है, तो एक विमान वाहक पोत हो जाएगा। ठीक है, एडमिरल गोर्स्कोप क्या हो जाएगा, एक विमान वाहक पोत हो जाएगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया। ठीक है, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया, तो किसने किया, तो एपेटी पेंटर। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो एंटी पेंटर ने। ठीक है, एंटी पेंटर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ आपके कुछ देश के नाम हैं, दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए मुद्रा हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राज़ील की मुद्रा को आपको रियाल बोलते हैं, तो यह प्रश्न आपका ऑप्शन सही है। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा आपका है चाइना। ठीक है, तो चाइना की मुद्रा को आपको युआन बोलते हैं, तो यह भी आपका सही है। तीसरा मैक्सिको की मुद्रा को मैक्सिकन पीसो बोलते हैं, तो यह भी आपका सही है। ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा क्या बोलते हैं, मैक्सिकन पेसो। चौथा जो है जाहिर रूप से आपका गलत होगा, और 12th के लिए राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 12th के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो थाईलैंड की मुद्रा को आपको रिंगिट नहीं, ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा को रिंगिट नहीं, पीछे के भी सेट में मैंने बताया था कि थाईलैंड की मुद्रा को बहुत बोलते हैं। ठीक है, और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ में अगर रिंगिट की बात करेंगे तो रिंगिट जो है सो आपका मलेशिया का, ठीक है, रिंगिट जो होगा वह मलेशिया की मुद्रा को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि यूरो क्या है। ठीक है, यूरो क्या है, तो यूरो क्या हो जाएगी, यूरोपीय संघ की मुद्रा। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को जो है सो यूरो बोला जाता है। तो यूरोपीय संघ क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ मतलब कुछ यूरोपीय देश हैं जिनका कि एक अपना संघ है, और उन सभी संघ को फॉलो करने वाले देश का एक कॉमन आपका करेंसी है जिसको कि यूरो बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, यूरो बोला जाता है। तो यूरो क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर किससे संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर तो काफ़ी आपका जो है सो चर्चित एक ऑपरेशन रहा था, और यह जो संबंधित है ओसामा बिन लादेन पर चलाए जा रहे उनके हत्या के ऑपरेशन को जो लेके चलाया गया था। और ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की बात करेंगे तो यूएसए के सेना के द्वारा, ठीक है, यूएसए के सेना के द्वारा चलाया गया यह जो है सो आपका ऑपरेशन है। और उस समय जो है सो अगर बात करेंगे तो 2011 में यह ऑपरेशन चलाया गया था, और बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा के द्वारा जो है सो यह आपका ऑपरेशन चलवाया गया था। उस समय बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर क्या हो जाएगा, तो ओसामा बिन लादेन पर चलाया जाने वाला ऑपरेशन जिसमें उसकी हत्या की गई थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 14th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। तो भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत हो जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, कौन हो जाएगी, विजय लक्ष्मी पंडित। सोवियत संघ में, ठीक है, सोवियत संघ में जो है सो इनको राजदूत नियुक्त किया गया था, सोवियत संघ में। और साथ में अगर देखेंगे तो विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वह आपकी जवाहरलाल नेहरू की बहन भी हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए पीछे भी मैं बताएं कि लुसेंट के पीछे या फिर जो भी बुक हो क्राउन, तो पीछे में जो विविध का पोर्शन है उसको जरूर पढ़िएगा, कहे कि वहाँ से आपका एनटीपीसी के भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साथ में आपका जो यहाँ प्रैक्टिस सेट चल रहा है स्टैटिक जीके का, यहाँ भी आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि वाटर गेट घोटाले में कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा है। ठीक है, वाटर गेट घोटाले से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा है, तो रिचर्ड एम निक्सन।
ठीक है। रिचर्ड एम निक्सन जो है वह वाटर गेट घोटाले से जुड़े हुए हैं और यह जो है सो कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के। तो वाटर गेट घोटाला जो एक तरह का आपका देखेंगे तो आपका जो घूस वगैरह होता है, रिश्वत जो चीज़ होती है, उसको लेके जो है सो एक घोटाला किया गया था। और किसके समय में यह घोटाला हुआ और कौन संलिप्त थे इसमें, तो रिचर्ड एम निक्सन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय क्या था। तो 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए थीम था या विषय था, वह क्या हो जाएगा, तो आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। ठीक है, आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। तो देखिए अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में देखेंगे तो कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और 2020 में इसका क्या थीम था, तो आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, तो यह किया गया आपका इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. भुट्टो के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. भुट्टो के द्वारा जो है सो इस पर हस्ताक्षरित किया गया। और शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1972 में शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो के द्वारा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। ठीक है, तो अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम हो जाएगा आपका अर्चना रामसुंदरम। ठीक है, अर्चना रामसुंदरम। देखिए अर्चना रामसुंदरम के बारे में देख लेंगे तो यह जो है सो आपकी अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। और किस अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनी थी, हेड बनी थी, तो एसएसबी की। ठीक है, किसकी बनी थी, तो एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल की जो है सो प्रमुख इनको बनाया गया था। और किसी भी अर्धसैनिक बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है, क्या नाम है, अर्चना रामसुंदरम। सारे क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाइए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, तो हर क्वेश्चन को बिना स्किप किए और सभी के चीज़ बारे में अगर कोई एडिशनल चीज़ मैं बता रहा हूँ तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर कुछ लिखने लायक हो आपको लगे तो उसको नोट जरूर कीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में अगर देख लेते हैं एसएसबी के बारे में, तो पीछे भी बताया था कि 1963 में इसका गठन किया गया था भारत चाइना के 1962 युद्ध के बाद। और शुरू में जो है सो इसकी तैनाती जो है सो भारत चाइना बॉर्डर पे की गई थी। और अभी जो है सो तत्काल में जो है सो भारत नेपाल के साथ साथ भारत और भूटान के की जो सीमा लगती है वहाँ पे जो है सो एसएसबी की तैनाती की जाती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसकी एक जातीय समुदाय है। ठीक है, तो रोहिंग्या जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो रोहिंग्या जो है सो वह एक तरह से देखेंगे तो म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार की एक जातीय समुदाय है। ठीक है, म्यांमार की एक जातीय समुदाय है, काफ़ी चर्चित भी रही थी यह चीज़। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आप सबों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सबों की तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिलना चाहिए, जिससे हमारा भी जो है सो साहस है और साथ में काम करने के प्रति ईमानदारी जागरूकता बढ़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए होंगे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं तो उनसे संबंधित है। पहला है आपका दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर। तो देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है, यह आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो यह जो है सो आपकी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, तो यह आपका ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है आपका राजस्थान का सर्वोच्च शिखर। तो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के साथ साथ अरावली की भी सर्वोच्च शिखर 1728 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर, तो यह भी ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है बैरन द्वीप और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। साथ में देख लेते हैं, तो इस तरह से देखेंगे तो फर्स्ट के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। बाकी ऊपर के 3 सुमेलित है तो जाहिर है चौथा सुमेलित नहीं ही होगा। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी झील जो है वह सांभर नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो भारत की सबसे बड़ी जो झील हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी चिल्का।
और चिल्का झील की बात करेंगे तो यह आपका ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा में पड़ने वाला एक झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। साथ में अगर सांभर के बारे में देखेंगे तो यह आपका राजस्थान में पड़ने वाला झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कहवा पथन कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से ब्राज़ील के सैंटोस को जाना जाता है। ठीक है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से ब्राज़ील के सैंटोस को जाना जाता है। यह आपका ब्राज़ील का कोस्ट वाला एरिया है और यह इस बंदरगाह से जो है सो आपके पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सो निर्यात किया जाता है कॉफ़ी का, इसलिए जो है सो इसका नाम कॉफ़ी पोर्ट रखा गया या कहा जाता है इसको। और साथ में देखेंगे अगर साओ पोलो के बारे में, तो साओ पोलो भी आपका ब्राज़ील का एक शहर है। रियो डी जेनेरो, सैंटोस, तीनों जो है ब्राज़ील का शहर है। ब्रूनस आयर्स की बात करेंगे तो यह आपका अर्जेंटीना का, ठीक है, अर्जेंटीना का जो है सो कैपिटल हो जाएगा ब्रूनस आयर्स। और कॉफ़ी के बारे में देख लीजिए तो कॉफ़ी जो है सो आपका विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य जो होगा सो बेंगलोर में हो जाएगा। और कॉफ़ी का जो है सो आपका कॉफ़ी अनुसंधान प्रयोगशाला या अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा वह कहाँ पे हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भारत में कुर्ग कर्नाटक में। कहाँ पे हो जाएगा? कुर्ग कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी उगाया जाता है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चर्चित लीगो का पूरा नाम है। ठीक है, चर्चित लीगो का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो चर्चित लीगो का पूरा नाम होता है लेजर इंटरफेरोमेटिव ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या हो जाएगा लीगो का पूरा नाम? तो लेजर इंटरफेरोमेटिव ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्टरी। थर्ड के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सुमेलित करना है। एक तरफ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। देखते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किस क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है सो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही अगर अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है। किस वर्ष? तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही ठीक अगले वर्ष 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर वेंकटे रमन या सीवी रमन। तो यह भौतिकी के क्षेत्र से आने वाले थे और इनको जो है सो 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं वेंकटे रामकृष्णन। तो वेंकटे रामकृष्णन जो है सो चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं और 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आपने चारों ऑप्शन को देखा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र से, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र, चंद्रशेखर वेंकटे रमन फिजिक्स से और वेंकटे रमन राधाकृष्णन आपके चिकित्सा के क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो प्रश्न से अगर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओलंपिक के मोटो। ठीक है, ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ओलंपिक का जो मोटो है सीटुअस, अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ होता है और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है, तो ओलंपिक का मोटो क्या होता है? और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ मेले हैं और संबंधित राज्य हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कपिल मुनि का मेला। ठीक है, क्या हो जाएगा? कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला आपका राजस्थान में लगने वाला मेला है, यह ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है आपका ज्वालामुखी का मेला। तो ज्वालामुखी का मेला आपका हिमाचल प्रदेश में लगता है, यह भी सही है। तीसरा है पीर बुथान का मेला। तो यह आपका मध्य प्रदेश में लगने वाला मेला है, यह भी सही है। नेक्स्ट है आपका गौचारन का मेला। तो यह भी आपका यूपी में लगने वाला मेला है, तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक
ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। पीछे के भी वीडियो में मैंने बताया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। साथ में देख लीजिए 22 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था कि 22 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक, एक एक महीने करके आगे बढ़ाते जाना है, तीनों आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। साथ में अगर 30 जनवरी की बात करेंगे तो 30 जनवरी को आपका गांधी जी की मृत्यु के दिन जो है सो शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी की बात करेंगे तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिपरा पथ पुलिस, ठीक है, सिपरा पथ पुलिस थाना जो संसार का सर्वोच्चतम माना गया है वह कहाँ पे है? तो वह जो है सो आपका जयपुर में है। सिपरा पथ पुलिस थाना जो कि संसार का सर्वोच्चतम थाना माना गया है वह जो है सो आपका राजस्थान के जयपुर शहर में है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? ठीक है, तो दुधवा बाघ संरक्षित परियोजना है, चिल्का जो है सो आपका बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। तो 9th के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिल्का क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का, जो कि कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में है और बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। बाकी देख लेते हैं, अगर दुधवा के बारे में देखेंगे तो यूपी का में पड़ता है आपका दुधवा जो है सो, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में पड़ता है। कान्हा की बात करेंगे तो कान्हा आपका एमपी में पड़ता है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सो असम में पड़ता है। और तीनों के तीनों क्या है, आपके बाघ संरक्षित परियोजना है। चिल्का जो है सो प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा 9th के लिए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं, एक तरफ देश के नाम, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए संसद के नाम। तो आइए देख लेते हैं, अगर रूस के संसद की बात करेंगे तो रूस के संसद को जो है सो ड्यूमा बोला जाता है, तो यह ऑप्शन सही है। दूसरा जापान, तो जापान के संसद को डायट बोला जाता है, यह भी सही है। तीसरा इजराइल के संसद को देखिए, तो इजराइल के संसद को बुंडेस्टाग नहीं बोला जाता, इजराइल के संसद को नेसेट बोलते हैं। ठीक है, इजराइल के संसद को नेसेट बोलते हैं। साथ में स्वीडन के संसद को रिक्सडाग बोलते हैं, तो ऑप्शन यह भी सही है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजराइल के संसद को बुंडेस्टैग नहीं नेसेट बोलते हैं। साथ में देख लीजिए बुंडेस्टैग जो है जर्मनी की संसद को, ठीक है, जर्मनी की संसद को बुंडेस्टैग बोला जाता है। दोस्तों एक छोटा सा आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, लगातार बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर कभी आप लोग देखिएगा, अगर 1-1.5 घंटे लगातार बोलना और थोड़ा सा इसके पहले जो है सो प्रिपेयर करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चंस को अरेंज करना पड़ता है, तो एफ़र्ट काफ़ी लगता है। अगर मेरा एफ़र्ट जो है सो आप सबों के लिए अगर लाभदायक होता है तो काफ़ी खुशी मिलती है मुझे, और साथ में अगर आप लोग की तरफ से एक छोटा सा प्यार मिल जाए तो वो जो है सो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा सबों के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है किसके आधार पर, तो साक्षरता दर के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेंगे तो लक्षद्वीप आपका हो जाएगा 1 नंबर में। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा आपका पौंडीचेरी, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा दिल्ली। तो 1 2 3 4 जो होगा सो जो कूट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3 4 साक्षरता दर के आधार पर, पहले लक्षद्वीप, फिर पौंडीचेरी, फिर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? ठीक है, तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा जो है सो इसकी शुरुआत की गई और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 12th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? ठीक है, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा, तो वह स्थान आपका हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, बीजापुर जो है सो विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है, तो बीजापुर में। और बीजापुर की बात करेंगे तो तत्काल यह कर्नाटक में,
ठीक है, कर्नाटक में पड़ने वाला क्षेत्र है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ने वाला क्षेत्र है। और गोल गुंबज के अगर निर्माण की बात करेंगे तो बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए बड़ा इमाम बाड़ा हो या छोटा इमाम बाड़ा, दोनों इमाम बाड़ा शब्द दिखे, बड़ा हो या छोटा, तो दोनों आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा हो या छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और अगर देखेंगे बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नवाब, ठीक है, नवाब आसफ उद दौला ने। ठीक है, नवाब आसफ उद दौला ने, नवाब आसफ उद दौला ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? तो बड़ा इमाम बाड़ा का। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कील नहर किसे जोड़ती है? ठीक है, कील नहर जो है सो किसको जोड़ती है? तो कील नहर आपका बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ता है। प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कील नहर किसको जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है। साथ में ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? ठीक है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर जो है वह सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाल्टिक सागर और उत्तर सागर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कील नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो देखिए www का विस्तार क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www का विस्तार क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 16 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साथ में देख लीजिए कि www का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया टिम बर्नार्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नार्स ली ने www का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल आपका 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को हर साल क्या होता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि स्पेक तकरीब क्या है? ठीक है, स्पेक तकरीब क्या है? यह आपका NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। स्पेक तकरीब क्या है? तो स्केप तकरीब है आपका वॉलीबॉल को किक मारना। ठीक है, वॉलीबॉल को किक मारना को आपका स्पेक तकरीब बोला जाता है। ठीक है, वॉलीबॉल को किक मारना को आपका स्पेक तकरीब बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना। ठीक है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? देखिए लीगो भारत परियोजना जो है सो गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। तो 19 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि देखिए मानव विकास सूचकांक को 1990 में विकसित किया गया था महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन के बारे में देखेंगे तो भारतीय इकोनॉमिस्ट थे और महबूब उल हक की बात करेंगे तो ये आपके पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे और इन्हीं दोनों की देन है जो कि मानव विकास सूचकांक का इन दोनों ने क्या किया? विकास किया था। कब? तो 1990 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आपका फर्स्ट आ जाता है और इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 30 कंप्लीट होता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका माओरी। ठीक है, कुछ जनजातियां हैं और निवास स्थल है, तो आइए देख लेते हैं। माओरी जनजाति, तो देखिए माओरी जनजाति की अगर बात करेंगे तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड की जनजाति है। ठीक है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह आपकी न्यूजीलैंड की जनजाति है। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड की जनजाति है। मसाई, तो मसाई जनजाति की बात करेंगे तो यह आपकी अफ्रीका की जनजाति है। गोंड जो है सो भारत की बहुत बड़ी जनजाति है और बद्दू अरब प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, अरब प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं।
ठीक है। अरब प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियाँ मसाई अफ्रीका, गोंड भारत में और बद्दू अरब में। तो इस तरह से देख लीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो भी प्रश्न आपको दिखे, नया लगे, आपके पास इसका कोई नोट्स नहीं हो तो स्क्रीनशॉट हो या जैसे भी आप लोग एक नोट्स अपना बना लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ऑक्टोपस पॉल, ठीक है, ऑक्टोपस पॉल किस खेल के लिए चर्चित हुआ है। ठीक है, तो ऑक्टोपस पॉल जो है सो वह किस खेल के लिए चर्चित हुए हैं, तो वह जो है सो आपके फुटबॉल के लिए। ठीक है, ऑक्टोपस पॉल जो है सो फुटबॉल के एक चर्चित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ताओ धर्म की स्थापना लाओ त्सो द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला कथन क्या है कि चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ताओ धर्म की स्थापना लाओ त्सो द्वारा की गई थी। तो यह जो है सो आपका क्या है, यह आपका सही है। ठीक है, यह क्या है, सही है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है कि ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताहो तेह किंग है। ठीक है, ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताहो तेह किंग है, तो यह भी आपका सही है। ठीक है, यह भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही दोनों ऑप्शन है, लेकिन एक दूसरे पे जो है सो आपका डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि वर्ष 2016 से 18 में भारत की माता मृत्यु दर क्या थी। ठीक है, वर्ष 2016 से 18 में भारत की माता मृत्यु दर क्या थी, तो माता मृत्यु दर 2016 से 18 में हो जाएगी 113। ठीक है, माता मृत्यु दर कितनी हो जाएगी, 113। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी, तो वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत के किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में बनी और पहली महिला राज्यपाल भी यूपी में ही हुई। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्रीमती सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी और श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। ठीक है, तो आंतरिक स्रोतों का नगर किसको कहा जाता है, तो क्वेटा को। ठीक है, क्वेटा को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 सुमेलित करना है। एक तरफ आपका क्या है कुछ स्टेडियम है, दूसरे तरफ संबंधित सिटी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए युवा भारती स्टेडियम। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम भारत की सबसे बड़ी स्टेडियम भी है। तो यह जो है सो आपका कोलकाता में है। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम कहाँ पे है, कोलकाता में है, यह सही ही है। दूसरा है आपका कूपर रेज स्टेडियम। तो कूपर रेज स्टेडियम की बात करेंगे तो यह आपका मुंबई में हो जाएगा। तीसरा है आपका ताल कटोरा स्टेडियम। तो ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। तो इस तरह से आपका राइट कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7th के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो देखिए अंटार्कटिका की खोज की बात करेंगे तो अंटार्कटिका की खोज अमेरिका के द्वारा की गई। ठीक है, अमेरिका के लोगों के द्वारा अंटार्कटिका की खोज की गई। और अंटार्कटिका की खोज कब हुई थी, तो 1820 में जो है सो अंटार्कटिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, वह है आपका कजरी। ठीक है, कजरी जो है सो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके आधार पर, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा पौंडीचेरी। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पौंडीचेरी हो जाएगा, फिर आपका दिल्ली हो जाएगा, फिर चंडीगढ़ और फिर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 10th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो है सो एक प्रकार का चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान है।
ठीक है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है आपका चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान। तो 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो शब्द आयरन की बात करेंगे तो शब्द आयरन जो है यह आपका गोल्फ से संबंधित एक शब्दावली है। ठीक है, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित एक शब्दावली है। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे भोजपुरी भाषा को क्या है, संवैधानिक मान्यता या संवैधानिक दर्जा दी गई है। वह कौन सा देश हो जाएगा, तो वह देश है आपका मॉरिशस। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है मॉरिशस, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिहार के साथ साथ भारत के लोग जो है सो यहाँ पर बसे हुए हैं, और संविधान में जो है सो वहाँ के संविधान में भोजपुरी को जो है सो मान्यता दी गई है भाषा के रूप में। तो कौन सा देश हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साथ में देख लेते हैं तो रूस के बारे में, रूस का कैपिटल सबको पता है मॉस्को हो जाएगा। मॉरिशस के बारे में देखेंगे, मॉरिशस का अगर कैपिटल की बात करें तो मॉरिशस का कैपिटल हो जाएगा पोर्ट लुइस। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोर्ट लुइस हो जाएगा मॉरिशस का कैपिटल। अगर त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल हो जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का कैपिटल हो जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन। और वेस्ट इंडीज़ के बारे में देखेंगे तो वेस्ट इंडीज़ एक्चुअली में कोई देश नहीं है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ जो है सो आपका कोई देश नहीं है, यह जो है सो आपके सेंट्रल अमेरिका के कुछ देशों के जो है सो या कैरेबियाई सागर खाड़ी में जो कुछ देश हैं उनके एक समूह को जो है सो वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया है। जैसे आपके त्रिनिदाद एंड टोबैगो हैं, उसके बाद आपका सेंट लूसिया है। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ देश हैं जो कि आपका वेस्ट इंडीज समूह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है वह आपका 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला है सुभाष चंद्र बोस, तो द इंडियन स्ट्रगल, तो यह जो है सो सही है। ठीक है, यह क्या है, सही है। दूसरा है शिव खेरा, तो शिव खेरा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है यू कैन विन। ठीक है, यू कैन विन, यह शिव खेरा के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है के नटवर सिंह, माई चाइना डायरी, तो यह भी जो है सो आपका सही है। नेक्स्ट है आपका सुदीप सेन, तो सो बिजनेसमैन, तो देखिए सो बिजनेस जो है ना, सो बिजनेस आपका सुदीप सेन के द्वारा लिखा नहीं गया। सो बिजनेस जो है सो आपके कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है, एक और बुक काफ़ी चर्चित है शशि थरूर का, जैसे बुक का नाम है कि वाई आई एम हिंदू। ठीक है, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर की पुस्तक है, काफ़ी चर्चित है, उसको भी याद रखिएगा। साथ में एक और पुस्तक क्या हो जाएगी, सो बिजनेस, किसके द्वारा लिखी गई है, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाना है, तो यह हो जाएगा कोडित डेटा को पुनः रूपांतरण करना। ठीक है, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण करना क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि शब्दों के लिए जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करना है। इनमें से क्या करना है, भिन्न को ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए है 5 जून को, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, तो यह सही है। दूसरा है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है। तीसरा है आपका 22 मार्च, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है आपका 22 मई, तो 22 मई को विश्व गोरैया दिवस नहीं मनाया जाता है। पीछे भी बताया गया है कि 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस, ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। साथ में अगर देख लेंगे विश्व गोरैया दिवस के बारे में, तो विश्व गोरैया दिवस जो है सो आपका 20 मार्च को, ठीक है, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस। साथ में गोरैया जो है सो बिहार का राजकीय पक्षी है, ठीक है, राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो 2011 में जो है सो आपको दक्षिणी सूडान, ठीक है, सूडान से अलग हुआ, दक्षिणी सूडान नाम पड़ा, और इसको जो है सो 2011 में
स्वतंत्रता मिली। और इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल आपको पीछे भी बताया गया था, जुबा जो है सो इसका कैपिटल हो जाएगा। अगर पीछे के अभी तक सारे सेट्स को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे। तो सारे सेट्स को अगर करते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड होंगे, तो वो आपको जो है सो याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल डैश से संबंधित है। ठीक है, तो देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल जो है सो लापता बच्चों के ढूंढने हेतु जो है सो एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? तो लापता बच्चों से संबंधित जो है सो यह अभियान है। तो राइट आंसर क्या होगा 19 के लिए? ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप की बात करेंगे तो केप ऑफ गुड होप जो है वह आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का जो ये वाला, एक मिनट, अफ्रीका का जो ये वाला आपका पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ आपका सबसे नीचे में दक्षिण अफ्रीका पड़ता है। और ये जो पॉइंट है इस जगह पे, यहाँ पे ही आपका केप ऑफ गुड होप है स्थित है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप स्थित है। तो किस देश में पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कंप्लीट होता है। आइए हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करते हैं आपका नाम प्रैक्टिस सेट नंबर 32। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, तो आरबीआई का पहला मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा आपका आरबीआई का पहला मुख्यालय। आरबीआई का गठन कब किया गया था? तो 1935 में इसका गठन किया गया था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके अगर लोगों की बात करेंगे तो इसके लोगों में आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का चित्रांकन है, साथ में आपके तार के पेड़ का चित्रांकन किया गया है आरबीआई के लोगों में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। और तत्काल में अगर देखेंगे तो आरबीआई का आपका हेड ऑफिस जो है सो आपका मुंबई में है। ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ पे हो जाएगा? तो हेड ऑफिस इसका आरबीआई का मुंबई में हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। ठीक है, तो 4 कथन है, उनमें से देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे, एकदम 100% यह कथन क्या है? सत्य है। दूसरा है बेडन पॉवेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी। ठीक है, तो बेडन पॉवेल ने स्काउट गाइड की स्थापना की थी, यह भी सही है। तीसरा है स्पेन के अन्वेषणकर्ता वास्को न्यूनीज डी बाओ ने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर की खोज की थी, तो यह भी आपका सही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कथन क्या है? असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उप परिणाम के रूप में हुई थी, तो यह जो है सो आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है कि इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा है इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, तो नैरोबी में है, यह भी जो है सो आपका सही है। तो देख लेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, मतलब कोई भी कथन क्या है? गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गांधी बाबा आमटे को, ठीक है, बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के नाम से जानते हैं। बाबा आमटे के बारे में देख लेंगे तो आनंद वन का, ठीक है, आनंद वन का स्थापना किया बाबा आमटे ने, और जो है सो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में जो है सो आनंद वन का स्थापना किया है। और बाबा आमटे को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस, तो देखिए शहीद दिवस जो है सो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु के दिन जो है सो आपको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन जो है सो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 जनवरी को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915,
ठीक है, कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे तो उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तीनों डेट याद रखना है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, गांधी जी के मृत्यु के दिन। 9 जनवरी को गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो उस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में, और 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही अगर 23 मार्च के बारे में देखेंगे तो 23 मार्च को जो भी शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जी के मतलब योगदान को लेकर जो है सो शहीद दिवस उस दिन को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि देश प्रिय किसका उपनाम है। ठीक है, देश प्रिय जो है सो किसका उपनाम है? तो देश प्रिय जो है सो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता। ठीक है, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता का उपनाम है देश प्रिय। तो 6 के लिए राइट आंसर को होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देश प्रिय किसका उपनाम है? तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता। साथ में देख लीजिए अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार केसरी, ठीक है, सॉरी बिहार विभूति, बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार विभूति के नाम से किसको जानते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। चितरंजन दास को आपका देश बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, देश बंधु के उपनाम से चितरंजन दास को जानते हैं। और बंग बंधु के उपनाम से पीछे भी बताया था मैंने कि शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जानते हैं? तो बंग बंधु के नाम से। और नेपोलियन किसको को बोला जाता था? भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त को जो है सो आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के बारे में देखते हैं। इसका क्या है कि पहला कथन है इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया था, यह सही है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य की राशि अनुपात 75 और 25 रखा गया है, तो यह भी सही है। तीसरा है समूह रीति अपनाने पर बल देती है, तो यह भी सही। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो 7th के लिए राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो उसको देखना है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो जो युग्म सुमेलित है उसको देखना है। तो 8th में देखिए आपका जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है। ठीक है, तो यह गलत है। ISRO मतलब इसरो उपग्रह केंद्र, यह भी थुम्बा में नहीं है। आगे है SHAR। ठीक है, SHAR भी बेंगलुरु में नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र, तो देखिए स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। तो 8th नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है और सही होगा। बाकी देखिए तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह आपका केरल के थुम्बा में हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के थुम्बा में हो जाएगा। आगे है इसरो उपग्रह केंद्र जो है सो आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। और SHAR, ठीक है, SHAR यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा में। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 सुमेलित करना है। एक तरफ आपके सेवा अभिकरण है और दूसरे तरफ संबंधित देश है, तो आइए देखते हैं। पहला है आपका फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। ठीक है, क्या है? फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, तो यह किस देश से संबंधित है? तो यह आपका रूस से संबंधित है। दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आपका चाइना से संबंधित है। तीसरा है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, तो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ब्रिटेन से संबंधित है। और द मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा 9th के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9th के लिए ऑप्शन नंबर सी। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रूस का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना के लिए, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ब्रिटेन और द मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो देखिए गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना पर्ल एस बक ने किया है। ठीक है, गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो पर्ल एस बक ने। और रेलवे में कई बार यह क्वेश्चन को दोहराया गया है, कई बार जो है दोहराया गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय रेउर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारतीय रेउर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सो आपका पीछे भी के सेट में डिस्कस किया गया था। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है सो आप सबों के लिए एक एज अ होमवर्क यूज़ होगा। ठीक है,
तो जिनको भी इस प्रश्न का राइट आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। पीछे के सेट में आपको यह क्वेश्चन दिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जनगणना संगठन जो है वह गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और जनगणना जो है सो कितनी हर 10 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। जनगणना जो है सो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले पूर्ण जनगणना जो है सो आपकी पूर्ण रूपेण 1881 में सबसे पहली जनगणना पूर्ण रूपेण की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो इसको जो है सो आपकी 2012 में, ठीक है, 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। साथ में पश्चिमी घाट का एक और नाम है, याद रखना है, सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो देखिए वंशधारा नदी विवाद जो है यह आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद है। क्या नाम है, तो वंशधारा नदी विवाद। साथ में कावेरी जल विवाद जो है सो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कौन सा, कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए KFC, ठीक है, KFC क्या हो जाएगा, केंटुकी फ्राइड चिकन। ठीक है, KFC क्या हो जाएगा, केंटुकी फ्राइड चिकन। दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है आपका शिक्षा.with.ayush। वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है सो आपको डेली जो है सो अपडेट किया जाता है। वहाँ से भी आप लोग कई चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे आपका यह जो है सो आपका फर्स्ट ऑप्शन KFC के बारे में जो है सो एक वहाँ पे पोस्ट डाला गया था और वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज को, शिक्षा.with.ayush। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। तो KFC का फुल फॉर्म क्या होता है, केंटुकी फ्राइड चिकन। ये एक अमेरिका के शहर केंटुकी में जो है सो इसकी स्थापना की गई थी और वहीं से जो है सो इसकी शुरुआत हुई KFC की। दूसरा है RIL, तो RIL का फुल फॉर्म होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह भी सही है। तीसरा है आपका DKNY, तो DKNY का फुल फॉर्म क्या है, डोना करन न्यूयॉर्क। ठीक है, डोना करन न्यूयॉर्क। साथ में देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका TCS, तो TCS टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं होता है। ठीक है, TCS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि आपकी IT की कंपनी है। ठीक है, आपकी IT की कंपनी है, क्या हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15th के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सो राइट आंसर होगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन जो है सो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है 17th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा आपका कृष्ण मृग। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, कृष्ण मृग जो हो सो राजस्थान का राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है। यह भी आपका 2016 NTPC का क्वेश्चन है। ठीक है, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसने महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। ठीक है, तो काफ़ी जो है सो चर्चित प्रश्न है यह आपका। तो वह कौन थे, तो संजय। ठीक है, वह कैरेक्टर कौन से महाभारत के, तो वह थे संजय, जो कि महाभारत की पूरी वृत्तांत पूरी कहानी को जो है सो अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्वविख्यात हैं। तो प्रश्न नंबर 19 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। ठीक है, तो आयरन चांसलर किसको कहा जाता है, तो ऑटो वन
ठीक है। किसको आयरन चांसलर के नाम से जानते हैं? तो आयरन चांसलर के नाम से आपका ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है, आयरन चांसलर के नाम से ऑटो वन बिस्मार्क को जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है सो आपका आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से प्रैक्टिस सेट नंबर 32 तक कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आप सबों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपने इस छोटे से भाई को, टीचर को जो समझिए, मेंटर समझिए, एक प्यार देने का प्रयास कीजिए। साथ में जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबों का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।